Hello guys, welcome back to Science Vision Institute. In my previous lectures, I have discussed Maxwell velocity distribution function, probability distribution function and problems on velocity distribution function, right. Today in this lecture, I will discuss Maxwell's speed distribution function, right. So, let us start. Note a heading, Maxwell's speed distribution function. Right. So, as in previous lecture, similar to that, consider an ideal gas having n molecules, mass of the gas is small m and enclosed in the volume V, right. Consider an ideal gas having n particles or molecules, right. शॉर्ट में लिख दे रहा हूं यहां पर मास m एंड वॉल्यूम v. v वॉल्यूम के कंटेनर में गैस को एनक्लोज किया गया है, फिल किया गया है, राइट. अब हमको करना क्या है, स्पीड जो मॉलिक्यूल्स हैं उन मॉलिक्यूल्स की स्पीड का एनालिसिस करना है, राइट. टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हैं, फिक्स्ड हैं n, राइट. तो देखिए कैसे करेंगे हम. सपोज कीजिए मैं ये समझाने के लिए यहाँ पर ये डायग्राम बनाता हूँ. सपोज कीजिए ये आपका कंटेनर है, राइट, जिसका वॉल्यूम क्या है, ये B है, राइट. इसके अंदर जो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो है क्या है, n, राइट. और मास क्या है उनका m, मास ऑफ द गैस, राइट. अब हम क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंट जोन्स में डिवाइड कर देंगे इस वॉल्यूम को, राइट. तो सपोज कीजिए मैंने इसको इस तरह से डिवाइड कर दिया. ये मैं समझाने के लिए बना रहा हूं, राइट. तो सपोज कीजिए ये एक जोन हो गया, ये वाला, राइट. अब इसको भी डिफरेंट सेल्स में हम से मिलकर बना हुआ मान सकते हैं, राइट. तो आप किसी भी एक जोन को कंसीडर कर लीजिए, राइट. मान लीजिए मैं इस जोन को कंसीडर करता हूं, दिस. तो ये जोन भी डिफरेंट सेल से मिलकर बना हुआ है, ये डिफरेंट सेल्स है. सपोज कीजिए मैं इसका नाम देता हूं ith जोन और इसको हम GI लिखेंगे, है ना. इसकी जो एनर्जी है सपोज कर लीजिए एप्सिलॉन I है, राइट. इस जोन की ये एनर्जी है वो एप्सिलॉन I है. अब हमको क्या करना है, इस जोन में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको हमें डिस्क्राइब करना है. मान लीजिए इसमें स्मॉल ni पार्टिकल्स हैं, राइट. तो इन पार्टिकल्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन द एनर्जी रेंज ऑफ एप्सिलॉन I
जो जोन है आपने कंसीडर किया है, एप्सिलॉन आई जिसकी क्या है, एनर्जी है, राइट। तो इस जोन में पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कैसे दिया जाएगा, विद द हेल्प ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, राइट। सो अकॉर्डिंग टू द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन कैनोनिकल डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, Ni जो है आपका E क्या होगा, इक्वल्स टू A इंटू GI, GI क्या है, नंबर ऑफ सेल्स हैं, और ith जोन है ना, और इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। इसे आप इक्वेशन नंबर 1 दीजिए, राइट। जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस जोन पे डिपेंड करेगा, जो कई सारे सेल से मिलके बना हुआ है, राइट। अब देखिए, तो ये जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, जो पार्टिकल्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा टू द वॉल्यूम एलिमेंट इन द फेज स्पेस, होगा कि नहीं होगा, राइट। तो आप इसको लिख सकते हैं, जो आपका Ni है, आप इसे लिख सकते हैं NV इंटू dV। दिस इंप्लाइज NV इंटू dV, ये आपका क्या हो गया, A, इसको ठीक से लिख लीजिए, GI e टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। यहां तक आ गया। अब देखिए, ए क्या है आपका, ए आपका कांस्टेंट है, राइट। अब देखिए GI क्या है, नंबर ऑफ सेल्स अंडर कंसिडरेशन, राइट। तो GI आपका क्या है, अब GI को आपको कैलकुलेट करना है। तो GI है क्या, ith जोन है, ये डिफरेंट डिफरेंट जोन से मिलके बना हुआ है, तो उनमें से एक जोन है GI जो डिफरेंट डिफरेंट सेल से मिलके बना हुआ है। तो GI क्या है, रिप्रेजेंट्स नंबर ऑफ सेल्स अंडर कंसिडरेशन, तो GI को अगर आप कैलकुलेट करें तो इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं आप, जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम आपका अगर इस जोन का वॉल्यूम आपको पता लग जाए, ये क्या है, नंबर ऑफ सेल्स अंडर कंसिडरेशन, तो इसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर आपको इस जोन का वॉल्यूम पता लग जाए, सपोज करो, अपॉन द वॉल्यूम ऑफ द सिंगल सेल, इससे GI की वैल्यू मिल जाएगी। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, दिस विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ जोन, है ना, कौन सा जोन, जो आपने माना है, ये वाला ith, इन फेज स्पेस अपॉन वॉल्यूम ऑफ वन सेल। बताइए, फाइंड आउट कर सकते हैं हम इससे, इसकी हेल्प से, ठीक। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए, वॉल्यूम ऑफ द जोन इन द फेज स्पेस, तो यहां पर हम थोड़ी सी जगह बनाते हैं, वॉल्यूम ऑफ जोन इन फेज स्पेस, इसे कैसे लिखेंगे, ये किस क्या होगा, इंटीग्रल dx dy dz dpx dpy dpz, इस तरह से लिखेंगे, राइट। और सपोज कीजिए जो वॉल्यूम ऑफ द वन सेल है, वॉल्यूम ऑफ वन सेल, ये है आपका HQ, राइट, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस, ये क्या होगा, B इक्वल्स टू इंटीग्रल dx dy dz होगा,
ठीक है। तो यहाँ पर ये डी इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड जो है इसकी वैल्यू तो b हो जाएगी, है ना। वॉल्यूम ऑफ द वन सेल आपने एच क्यूब मान ही लिया है। अब बात आती है इंटीग्रल डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ये आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। बात आई इंटीग्रल डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, एक स्फीयर कंसीडर करेंगे ऑफ रेडियस p, है ना। मोमेंटम स्पेस की यहां पर बात करेंगे हम, तो देखिए ठीक है ना। इस तरह से आपसे बना लीजिए, ठीक है। सपोज कीजिए ये क्या है, दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हो गए, राइट। इसकी रेडियस दिस इज p, राइट, एंड दिस यहां से यहां तक ये जो रेडियस है इसको आप dp मानिए, है ना। तो इसकी जो बिग स्फीयर है उसकी रेडियस हो गई p प्लस डी, और इसकी हो गई रेडियस p, राइट। अब ये इंटीग्रल डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये वाला जो एरिया है वॉल्यूम, द वॉल्यूम बिटवीन दीज टू सेल्स, टू स्फीयर्स, है ना, ये वाला जो वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम ही तो ये होगा। तो क्या हम इस वॉल्यूम को नहीं फाइंड आउट कर सकते जब हमारे पास दो कॉन्सेंट्रिक स्फीयर हैं और इनकी रेडियस भी हमको पता है, राइट। तो हम फाइंड आउट कर सकते हैं, राइट। तो ये क्या बनेगा, दिस विल बी इक्वल्स टू, इसको मैं इधर लिख लेता हूं, यहाँ पर थोड़ी जगह और बना लेते हैं। दिस विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर 4/3 पाई, राइट। तो ये क्या बन जाएगा, p प्लस डी पी, जो बिग स्फीयर है उसकी रेडियस ये है q माइनस 4/3 पाई पी क्यू, यही होगा ना। तो ये क्या बन गया, 4/3 पाई, टेक इट कॉमन, एंड a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, पी क्यू प्लस डी पी क्यू प्लस 3 पी स्क्वायर डी पी प्लस 3 पी इंटू डी पी स्क्वायर एंड माइनस पी क्यूब, यही होगा। तो पी क्यूब से पी क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा और यहाँ पर आप बचेगा आपका 4/3 पाई, राइट। इसके अंदर क्या बचेगा आपका, देखिए 3 पी डी पी 3 पी स्क्वायर डी पी प्लस 3 पी डी पी स्क्वायर एंड प्लस डी पी क्यू, ये आपको मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर ये जो टर्म है डी पी स्क्वायर और डी पी क्यू, आप इनको यहाँ पर निगलेक्ट कर दीजिए, राइट। तो आपको मिलेगा 4/3 पाई और इंटू 3
पी स्क्वायर इंटू डी पी। ये मिलेगा आपको, 3 से 3 कैंसिल आउट हो गया, तो ये आपको मिल गया 4 पाई पी स्क्वायर डी पी। ये किसकी वैल्यू मिल गई आपको? इंटीग्रल डी पी एक्स डी पी बाई एंड डी पी जेड, राइट। इसका मीनिंग ये हुआ कि वॉल्यूम ऑफ द जोन इन फेज स्पेस, इसकी वैल्यू आप कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पर देखिए, इसको इरेज कीजिए। दिस इंप्लाइज वॉल्यूम ऑफ द जोन इसको हम डायरेक्ट पुट कर देते हैं, सीधे सीधे इसको यहीं पर लिख दें, है ना। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? b, और ये क्या हो जाएगा? 4 पाई पी स्क्वायर इंटू डी पी, राइट। तो अब आप जी की वैल्यू लिख सकते हैं। देखिए, ये इंटीग्रल डी एक्स डी वाई डी जेड, ये भी हो गया आपका, ठीक है। तो जी जो था आपका, ये क्या था? वॉल्यूम ऑफ द जोन इन द फेज स्पेस, जिसकी वैल्यू कितनी आ गई? v इंटू 4 पाई पी स्क्वायर इंटू डी पी अपॉन एच क्यूब, यही आ गया। इसको आप नाम दे दीजिए कोई, अगर देना चाहें तो। सपोज दिस इज द 3। तो याद रखना, ये जी को कैसे कैलकुलेट करते हैं, है ना। जी की वैल्यू आपकी इतनी आ जाती है, और इसको और इस तरह से लिख दीजिए 4 पाई बी, है ना, 4 पाई बी। ये आपकी आ गई जी की वैल्यू। अब इस वैल्यू को आप यहां पर जो है क्या करेंगे? पुट कर देंगे। इसको पुट करने के बाद में फिर आपको क्या करना है? बीटा और एप्सिलॉन आई की वैल्यूज आपको पता ही है ऑलरेडी क्या होती हैं, इनकी वैल्यूज को पुट कर देंगे, एंड देन हम क्या करेंगे? इसका एनालिसिस करेंगे, राइट। तो दिस इंप्लाइज एन वी इंटू डी वी, इसकी वैल्यू आ गई आपकी ए इंटू 4 पाई बी पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब इंटू ई टू दी पावर माइनस बीटा एप्सिलॉन आई। ये वैल्यू मिल जाएगी आपको, बताइए। बट एप्सिलॉन आई जो है ये क्या है आपका? हाफ एम बी स्क्वायर, एंड बीटा क्या है? 1 अपॉन के टी, यही है ना। तो आगे क्या करेंगे? अब मैं इसको इरेज कर देता हूं सब। देखिए, इसकी वैल्यू जो हम पुट करेंगे इसमें, तो ये आपका क्या बन जाएगा? एन बी इंटू डी वी इक्वल्स टू, इसको थोड़ा ठीक से लिख लेते हैं अरेंज करके, 4 पाई ए वी पी स्क्वायर डी पी अपॉन एच क्यूब, ठीक, और ई टू दी पावर माइनस बीटा की जगह पे 1 बाई के टी और हाफ एम बी स्क्वायर एप्सिलॉन आई की जगह पुट करेंगे, तो ये आपको क्या मिल जाएगा? एम अपॉन 2 के टी वी स्क्वायर, यही वैल्यू मिलेगी आपको। बताइए। और इसको और ठीक से लिख लीजिए। ये डीपी को आप इधर ले आइए, तो आप इसको लिखेंगे 4 पाई ए वी पी स्क्वायर, बल्कि
पी स्क्वायर को भी आप इधर पहुंचाइए, है ना, और इसको हमें कन्वर्ट करना होगा किस में, वेलोसिटी में, राइट। तो आप इसको लिखिए एच क्यूब ई टू दी पावर माइनस एम अपॉन 2 kT बी स्क्वायर एंड पी स्क्वायर डी पी। ठीक है, ये मिल गया आपको एन बी इंटू डी बी। इसे आप कोई नाम दे दीजिए चाहो तो, इक्वेशन नंबर 4 दे दीजिए। अब देखिए, सिंस यू नो P इक्वल्स टू क्या है आपका एम बी, तो दिस इम्प्लाइज जो डी पी है, डी पी की जगह पे आप क्या लिखेंगे एम इंटू डी बी, राइट। तो यहाँ पर पी स्क्वायर जो है यहाँ पर आएगा एम स्क्वायर वी स्क्वायर, और डी पी की जगह पे एम इंटू डी बी, तो एम स्क्वायर यहाँ से और डी पी यहाँ से एम, तो एम क्यूब, है ना। तो ये कांस्टेंट है, इसको आप बाहर ले लीजिए, तो आप लिख सकते हैं एन वी इंटू डी वी, दिस विल बी इक्वल टू 4 पाई ए वी एम क्यूब अपॉन एच क्यूब ई टू दी पावर माइनस एम अपॉन 2 kT वी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू डी बी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। अब यहाँ पर देखिए, ये जो टर्म है इसको आप एक ये क्या, ये सारी वैल्यूज क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज हैं, तो आप इसको एक अनदर कांस्टेंट मान लीजिए। लेट 4 पाई ए वी एम स्क्वायर अपॉन एच क्यूब इक्वल्स टू, दिस इज अनदर कांस्टेंट डी, राइट। सो दिस इम्प्लाइज एन वी इंटू डी वी, ये क्या हो गया इक्वल्स टू वी ई टू दी पावर माइनस एम अपॉन 2 kT वी स्क्वायर इंटू डी वी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। इसे आप नाम दीजिए, नेक्स्ट नाम कोई, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 5, दिस कांस्टेंट टर्म एंड दिस। अब देखिए हम इसका एनालिसिस करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। हालांकि ये कांस्टेंट बी हम कैलकुलेट करेंगे अभी आगे, बट यहाँ से क्या क्या कंक्लूजन्स निकल रहे हैं इसको हम देखते हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको हम इरेज कर लेते हैं, इसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं है अब। और तो इस रिजल्ट को भी मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ, एन बी इंटू डी वी इक्वल्स टू वी ई टू दी पावर माइनस एम अपॉन 2 kT वी स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू डी वी, राइट। इसको हमने नाम क्या दिया, इक्वेशन नंबर 5। इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और जहां b इक्वल टू क्या है आपका 4 पाई ए वी, ये एम क्यूब है, याद रखना, है ना, एम क्यूब अपॉन एच क्यूब, ये आपका बी था, ठीक है। अब आप इसको इरेज कर दीजिए।
अब देखिए क्या करना है, इसका अगर आप एनालिसिस करें, इसका अगर आप एनालिसिस करें तो देखिए यहां से तीन बातें समझ में आती हैं। पहली, देखिए ये क्या डिस्ट्रीब्यूशन को शो कर रहा है, एन बी क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द वेलोसिटी रेंज v टू v प्लस डी बी, राइट, यही है ना। तो अब दिस इज इक्वल टू v, तो ये कांस्टेंट है, e टू द पावर माइनस m के अपॉन 2 kt v स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर इंटू डी बी। तो यहाँ पर क्या है, देखिए दो टर्म है। तो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन वाला जो केस था वहां पर एक ही टर्म था, है ना। तो यहाँ पर अब यहाँ पर जो वेरिएशन होंगे, जो आप कर्व को प्लॉट करेंगे, वो कर्व उससे डिफरेंट होगी, जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन की जो कर्व थी उससे डिफरेंट है। अब यहाँ पर ये दो टर्म पे डिपेंड करेगी इस कर्व की नेचर, वहां पर सिर्फ एक ही टर्म पे डिपेंड कर रही थी, है ना, गॉसियन फंक्शन की तरह उसका बिहेवियर था इस तरह से, राइट। बट यहाँ पर इसमें पीक में जो वेरिएशंस होंगे, जो कर्व में जो वेरिएशंस होंगे वो दो टर्म्स पे डिपेंड करेगी, राइट। तो देखिए फर्स्ट थिंग, इफ v इक्वल टू 0, इस इक्वेशन में अगर आप b इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो आपको क्या मिलेगा, nv इक्वल टू 0। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जबकि वहां क्या मिल रहा था आपको, b इक्वल टू 0 पर प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम मिल रही थी, यानी पार्टिकल का जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो मैक्सिमम था, और यहां पर क्या है 0। अगर nb इक्वल टू 0 आ रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि कोई भी मॉलिक्यूल्स ऐसा नहीं है जिसकी स्पीड 0 हो। नो मॉलिक्यूल्स हैव 0 स्पीड। दिस इंप्लाइज नो molecule have जीरो स्पीड। किसी भी मॉलिक्यूल की जो स्पीड है वो क्या है, जीरो नहीं है, राइट। दूसरी बात, ठीक है ना, दूसरी बात ये है कि अगर जो b है वेलोसिटी, अब 0 से, इसका मीनिंग ये है कि यहां पर जो वेलोसिटी है वो 0 से जो लिमिट्स रहेंगी, 0 से इनफाइनाइट तक वेलोसिटी की रेंज रहेगी। तो 0 पे तो कोई पार्टिकल का डिस्ट्रीब्यूशन है नहीं, यानी कि कोई भी पार्टिकल ऐसा नहीं है जिसकी स्पीड 0 हो। तो 0 से आप आगे बढ़िए, राइट, फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ v। तो फॉर स्मॉल वैल्यूज ऑफ v, स्मॉल वैल्यूज ऑफ v के लिए ये जो दो टर्म है, राइट, स्मॉल वैल्यूज ऑफ v के लिए ये वाला जो टर्म है m अपॉन 2 kt एंड v स्क्वायर, ये क्या होगा, विल बी लेस एंड लेस देन 1। ये टर्म बहुत छोटा होगा। तो ये टर्म अगर बहुत छोटा होगा तो एक्सपोनेंशियल की जो पावर है, तो ये पावर में जो टर्म होगा वो बहुत छोटा होगा। तो ये टर्म क्या होगा, ये निग्लेजिबल होगा, और आप इसको मान सकते हैं e टू द पावर माइनस m अपॉन 2 kt, है ना। ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 1 देगा आपको। तो दिस इंप्लाइज फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ v, एन बी है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b होगा, यानी कि b स्क्वायर। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ v, जो कर्व है, कर्व का बिहेवियर क्या होगा, पैराबोलिक बिहेवियर होगा, एंड इट विल गो, इट विल रीचेज टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन, अब आगे क्या होगा वो देखते हैं। तो 0 पे 0, और 0 से जब आप आगे बढ़ेंगे फॉर द स्मॉल वैल्यूज ऑफ v, कर्व का जो बिहेवियर होगा वो पैराबोलिक बिहेवियर होगा, एंड इट विल रीच अप टू द मैक्सिमम वैल्यू एंड देन आगे देखते हैं। फॉर
हायर वैल्यूज ऑफ बी, बी की हायर वैल्यूज के लिए क्या होगा देखिए। अब बी की अगर आप हायर वैल्यू लेंगे तो एम बी स्क्वायर अपॉन 2kt, ये क्या होगा, दिस विल बी ग्रेटर देन 1। अब अगर ये ग्रेटर देन 1 होगा तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि एक्सपोनेंशियल वाला जो टर्म है तो ई की जो पावर है ये बढ़ जाएगी, है ना, राइट। तो इस बार ये टर्म जो है, अब आप इसको आप निग्लेक्ट नहीं कर सकते, अब इसका बिहेवियर डोमिनेंट होगा ओवर वी स्क्वायर। यानी यहां पर क्या हुआ, यहां पर इन दिस केस हियर वी स्क्वायर डोमिनेट ओवर ई टू द पावर माइनस एम अपॉन 2kt इंटू वी स्क्वायर। बट यहां पर इस केस में ई टू द पावर माइनस एम अपॉन 2kt वी स्क्वायर डोमिनेट ओवर बी स्क्वायर। दैट मीन्स अब जो कर्व का बिहेवियर होगा, जो पहले क्या था, जीरो पे जीरो और फिर पैराबोलिक बिहेवियर शो करके एक मैक्सिमम वैल्यू तक रीच हो रहा था, उसके बाद में एक्सपोनेंशियल डिके शो करेगा। बात आ रही है, कर्व की नेचर समझ में आ गई, है ना। तो दिस इंप्लाइज जो एन वी है ये दिस विल बी ई टू द पावर माइनस एम अपॉन 2kt बी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होगा फॉर द हायर वैल्यूज ऑफ बी। बताइए, बात क्लियर हुई, और यही समझना जरूरी था, राइट। तो अब मैं ऐसा करता हूँ, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर लेते हैं इसका, है ना। देखिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, यानी कि यहाँ पर आप एन बी वर्सेस वी ये प्लॉट बनाएंगे, राइट। तो कैसे बनाएंगे देख लिए। इधर आप b लेंगे और इधर एन बी, राइट। और याद रखना वहाँ पर जो वेलोसिटी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में जो आप ये जीरो था, जीरो के लेफ्ट और राइट दोनों तरफ आपको जो कर्व मिल रहा था, जीरो पे मैक्सिमम मिल रहा था और उसके बाद सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन था। बट यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन एसिमेट्रिकल होगा। ये स्टार्ट कहाँ से होगा, कर्व आपका जीरो से स्टार्ट होगा, है ना, फिर पैराबोलिक बिहेवियर शो करेगा एंड देन एक्सपोनेंशियल डिके शो करेगा। तो ये एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैं दे चुका हूँ कि जो है कर्व का बिहेवियर क्या कैसा होगा, है ना। पहले जीरो पे जीरो एंड देन पैराबोलिक बिहेवियर मैक्सिमम वैल्यू तक पहुंचेगा एंड देन एक्सपोनेंशियल डिके करेगा। इस तरह से रहेगा इसका बिहेवियर, है ना। इसको और आगे बढ़ा लीजिए, राइट। ठीक, अब देखिए मजेदार बात, ये क्या है, पीक आपको यहां पर मिल रही है, तो वेलोसिटी, ये एक वेलोसिटी की कोई वैल्यू है, इस वैल्यू पे यहां पर ये मिल रही है, इसका नाम क्या देंगे, क्या बोलेंगे इसको, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू मिल रही है,
यहाँ पर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे वो मैक्सिमम होंगे। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जिस वेलोसिटी के लिए होते हैं वो क्या होती है, मोस्ट प्रोबेबल होती है, मोस्ट प्रोबेबल ये स्पीड का केस चल रहा है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, तो इसको आप बी एम पी बोलेंगे, है ना। बी एम पी उसी को कहते हैं जिसके लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के द्वारा जो स्पीड शो की जाए, राइट। अब देखिए समझने वाली बात, यहां से खैर पहले मैं बना देता हूं, उसके बाद एनालिसिस करते हैं, यानी यहां से भी कंक्लूजन्स निकलेंगे। देखिए राइट, इसको आप डिवाइड कर दीजिए इस रेंज में, बल्कि ऐसे लिख लीजिए, डार्क कर दीजिए। तो ये तो बी एम पी फिक्स है। सपोज कीजिए ये जो है बी है और ये क्या है वी प्लस डी वी, मैं ऐसे ऐसे लिख सकता हूँ। तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि ये जो है इसको मैं डी वी बोलूँगा, बताइए। इसको मैं शेडेड कर दे रहा हूँ, ये जो एरिया है ये एरिया, इसे आप क्या बोलेंगे, ये क्या होगा एन बी इंटू डी वी, ये आपको क्या बताएगा। देखिए यहां से क्या कंक्लूजन्स निकले, यानी मीन्स अगर हम इसका एनालिसिस करें तो फर्स्ट थिंग कि जो आपको, ये तो आपको क्लियर है ही है, एमपी पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो है, मॉलिक्यूल्स जो मिल रहे हैं वो आपके क्या है, मैक्सिमम है ना। सेकंड, ये जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है और यहां पर ही मिल रहा है पीक, है ना। तो इस पीक के इस तरफ का एरिया और पीक के इस तरफ का एरिया, आप इसको देखिए, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड से राइट साइड का एरिया और लेफ्ट साइड का एरिया, है ना। तो एरिया टूवर्ड्स राइट साइड, राइट, फ्रॉम पीक, यहां पर आपको पीक मिल रही है एट वी एम पी इज ग्रेटर देन एरिया टू लेफ्ट साइड ऑफ पीक। इसका मीनिंग क्या हुआ, जो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड है ये स्पीड क्या होगी, मिनिमम स्पीड होगी इसके लिए, क्योंकि इस तरफ वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, इस तरफ स्पीड जो है इंक्रीज कर रही है, तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड जो है वो आपकी मिनिमम स्पीड होगी। इसके बाद में इधर जो स्पीड होगी वो क्या है, वो इंक्रीज कर रही है। तो अगर आप एवरेज स्पीड की बात करें, एवरेज स्पीड जो होगी वो मोस्ट प्रोबेबल से ज्यादा होगी। क्यों होगी, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व जो है, और एरिया अंडर द कर्व है ना, टूवर्ड्स द राइट साइड इज ग्रेटर। अगर एरिया ज्यादा है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी उधर क्या होंगे, ज्यादा होंगे, क्योंकि एरिया अंडर द कर्व नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और वेलोसिटी भी उनकी ज्यादा होगी। तो अगर आप उनका एवरेज निकालेंगे तो बीएमपी से ज्यादा होगा, राइट। तीसरी बात कि ये जो है एरिया अंडर द शेडेड एरिया जो है,
ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि नंबर ऑफ द पार्टिकल्स इन द वेलोसिटी रेंज v प्लस dv। ठीक, तो ये इसको रिप्रेजेंट करेगा। तो यहाँ पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं थर्ड पॉइंट को, राइट। तो ये कर्व जो है इसकी नेचर इस तरह की क्यों होगी, हमने यहाँ से सीखा, राइट। और इस कर्व से क्या कंक्लूजन्स निकले हैं वो हमने यहाँ पर एनालिसिस किया, राइट। अब ये जो टर्म है v, आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसको देख लीजिए। तो देखिए इवोल्यूशन ऑफ v, b को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे? टोटल नंबर ऑफ जो पार्टिकल्स हैं वो कांस्टेंट हैं, राइट। तो आप लिख सकते हैं जो n है आपका, ये क्या होगा, इक्वल्स टू इंटीग्रल एन बी इंटू डी बी। लिमिट क्या होगी, 0 से इनफाइनाइट, कि वेलोसिटी की रेंज यही है आपकी, है या नहीं है? तो जब आप इसे ऐसे लिख सकते हैं तो इसका मीनिंग क्या हुआ, इस पे अप्लाई कर दीजिए। b कांस्टेंट है, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e टू दी पावर माइनस m अपॉन 2 kt b स्क्वायर इंटू डी बी, राइट। गामा फंक्शन लगाइए यहाँ पर v, तो ये हो जाएगा गामा n प्लस 1/2 यानी कि 3/2 अपॉन 2 इंटू एम अपॉन 2 kt की पावर 3/2, यही होगा ना। तो इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, b अपॉन 2 इंटू गामा 3/2 का मीनिंग क्या हुआ, 1/2 इंटू रूट पाई। और इसको क्या लिख सकते हो आप, 2 kt अपॉन m की पावर 3/2, यही हुआ, चेक कर लेना। तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अगर आप इसको आप और सिंप्लीफाइड अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसको ले जाइए लेफ्ट साइड में एंड देन चलिए यहाँ से डायरेक्ट कैलकुलेशन करना चाह रहा था पर छोड़ो। b इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4n, राइट। अपॉन रूट पाई अपॉन में जाएगा, इंटू एम अपॉन 2 kt टू द पावर 3/2। अब आप इसको, ये वैल्यू तो आपको मिल गई, बट इसको अगर आप और ज़्यादा सिंप्लीफाइड अगर करना चाहें, रूट पाई को अगर आप यहाँ से हटाना चाहें तो कैसे हटाएंगे। सपोज कीजिए मैं इसको पाई अपॉन पाई से अगर डिवाइड कर दूं, ठीक है ना।
तो यहाँ पर इसको तो आप लिख लेंगे, पाई को इसके साथ लिख लीजिए 4 पाई n, और ये देखिए ये क्या हुआ, 1/√पाई और पाई की पावर 3/2 हो गया। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, m/2 पाई kt की पावर 3/2। ये वैल्यू आ गई आपकी b की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ n, यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो इसका मीनिंग क्या हुआ, अब इसे आप लिख लीजिए, दिस इम्प्लाइज NV इंटू DV इक्वल्स टू 4 पाई n m/2 पाई kt की पावर 3/2, दिख रहा है ना ऊपर, एंड e टू दी पावर माइनस m/2 kt v स्क्वायर इंटू d। This is very important result for this. क्लियर? इसे आप दीजिए इक्वेशन नंबर 7, और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, NV इक्वल्स टू 4 पाई n m/2 पाई kt की पावर 3/2 e टू दी पावर माइनस m/2 kt v स्क्वायर इंटू v स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन नंबर 8 दीजिए। तो ये है आपका मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। मैक्सवेल्स स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, राइट। अगर आप इसको प्लॉट करना चाहें फॉर द डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट्स, तो हम इसको प्लॉट कर सकते हैं। एक कांस्टेंट टेम्परेचर लिमिट पे मैं ऑलरेडी इसको प्लॉट कर ही चुका था, तो बिहेवियर तो वैसा ही रहेगा इसका, है ना। डिफरेंट टेम्परेचर लिमिट अगर आप प्लॉट करना चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, राइट। पीक्स का जो है एनालिसिस आपको करना होगा, उसका वेरिएशन किस तरह से होगा, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी क्या होगी, है ना, इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, अकॉर्डिंगली इसको फाइंड आउट करेंगे, राइट। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन हम आगे डिस्कस करेंगे, वहाँ पर हम इसकी डिटेल स्टडी करेंगे, राइट। तो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, यहाँ तक हमने इसको डिस्कस कर लिया है, इसका एनालिसिस भी हमने यहाँ पर कर लिया है। तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा मेरा, उसमें हम प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को डिस्कस करेंगे और वहाँ प्लॉट का एनालिसिस करेंगे, ब्रॉड एनालिसिस करेंगे इसका, है ना, डीप एनालिसिस करेंगे कि कर्व में जो वेरिएशंस हो रहे हैं, है ना, अप एंड डाउन लेफ्ट राइट क्यों हो रहा है, कैसे होगा, किन किन पैरामीटर्स पर डिपेंड करेगा, उसको डिस्कस करेंगे। एंड देन प्रॉब्लम्स को करेंगे। तो वो जो लेक्चर है वो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ये आपका थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर था, थ्योरी की अंडरस्टैंडिंग के लिए, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा वो प्रॉब्लम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, ऑल द बेस्ट।